जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ज्योग्राफी की विशेष क्लास में हम सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आरबीआई और टेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो में हम 25 प्लस एमसीक्यूज़ को विथ डिटेल देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी टॉप एमसीक्यूज़ बन सकते थे उन क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसमें हमें चार ऑप्शन है, इरेटोस्थनीज को, हेरोडोट्स को, हिप्पारकस को और हिकेटियस को। ठीक है, तो इसका जो इरेटोस्थनीज है, ए नंबर ऑप्शन इसका जो है तो सही हो जाएगा। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, यह एक प्राचीन यूनानी खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और गणितज्ञ भी थे। मतलब जो है तो खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। खगोल शास्त्री, ठीक है, यह खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे, दोनों थे ये। ठीक है, जो ये इरेटोस्थनीज थे ये गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, दोनों चीज। ठीक है, इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पृथ्वी की परिधि की गणना करना था। ये गणितज्ञ थे, इसीलिए इन्होंने जो पृथ्वी की परिधि है उसका इन्होंने गणना किया। ये परिधि हो गई और इस परिधि का इन्होंने क्या किया था? गणना किया था। ये पूरा ये जो है तो क्या है? ये परिधि है, इसका गणना जो है तो इन्होंने किया था। ठीक है, इसकी गणना जो है, जो ये पृथ्वी है ना, ये किनारा होता है ना, किनारे किनारे जो होता है ये पूरा किनारा जो है तो परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? ये परिधि कहलाती है। तो इसकी गणना किसने की थी? तो इनकी गणना जो है तो इन्होंने ही की थी। ठीक है, एरेटोस्थनीज ने, जो कि एक गणितज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने की थी। ठीक है, अगर हम भूगोल के संस्थापक की बात करें तो रिटर और हमबोल्ट, ये जो है तो भूगोल के संस्थापक थे। कौन कौन भूगोल के संस्थापक थे? तो रिटर और हमबोल्ट ये जो है तो क्या थे? भूगोल के जो है तो संस्थापक थे। ठीक है, और रटजल जो है तो प्रथम आधुनिक भूगोलवेत्ता थे। कौन? रटजल जो थे, रटजल जो थे ये प्रथम जो है तो आधुनिक भूगोलवेत्ता थे। और भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह ग्रीक भाषा से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, इनमें से हमें ऑप्शन है हेरोडोट्स, हिकेटियस और हिप्पारकस और इरेटोस्थनीज। ठीक है, तो इसका जो इरेटोस्थनीज है, डी नंबर ऑप्शन, ये जो है तो सही हो जा रहा है। ठीक है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने ही किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है इन्होंने ही किया था। जो भूगोल शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने ही किया था। कब किया था? तो 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच। ईसा पूर्व का मतलब जानते ही हो दोस्तों, उल्टा समय चलता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 194 ईसा 194 से उन्होंने जो है तो इस शब्द का प्रयोग किया था और कहाँ तक चला था? 276 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द, यह ज्योग्राफिका को अंग्रेजी में जैसे कि अंग्रेजी में क्या कह देंगे? इसको जियोग्राफी कह देंगे। ठीक है, तो ये किस भाषा से बना है? जियोग्राफी शब्द जो है यह जो है तो जियोग्राफी जो है तो ग्रीक भाषा से बना है। किससे? ग्रीक भाषा से बना है। ठीक है, कौन से? ग्रीक भाषा के दो शब्द, कौन कौन से? एक हो गया जियो और एक हो गया ग्राफो। ठीक है, जियो और ग्राफो। ठीक है,
जियो और ग्राफो दो शब्दों से मिलकर बना। तो जियो का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात गोल पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है या ज्योग्राफी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वो है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें से जैसे कार्ल रिटर है, जीन ब्रोन्स है, हमबोल्ट है, हिप्पारकस है, ठीक है। तो किसे कहा जाता है, तो इसमें जो कार्ल रिटर है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को माना जाता है, ठीक है। यह जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कैसे थे, जर्मनी के थे। जो कार्ल रिटर हैं ये जर्मनी के थे, जर्मन थे, ये जर्मनी के थे। इन्होंने आधुनिक भूगोल के संस्थापक, और इन्हें ही जो है तो आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। और मानव भूगोल के दूसरे पिता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रटजल थे, ठीक है। जो मानव भूगोल थी, भूगोल के दूसरे पिता, ठीक है। भूगोल के दूसरे पिता कौन है, जैसे भूगोल का पहले पिता तो ये हो गए, ठीक है, लेकिन दूसरे पिता जो है तो रटजेल हैं। कौन है दूसरे पिता, रटजेल हैं, रटजेल, ये जो है तो भूगोल के दूसरे पिता हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है। इसमें से रिटर है, जीन ब्रोन्स है, एच बैरोज है, इरेटोस्थनीज, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, तो इसमें जो है तो एच बैरोज हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मानव पारिस्थितिकी के रूप में जो है तो परिभाषित किया था, ठीक है। और भूगोल को मानव पारिस्थितिकी की संज्ञा एच बैरोज ने दी थी और 1923 में दी थी, ठीक है। ये जो संज्ञा दी थी कि कब दी थी, 1923 में। मानव पारिस्थितिकी की संज्ञा कब दी थी, जो है तो 1923 में दी थी, ठीक है। एवं मानव पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट, ठीक है। किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को, ठीक है, कहा जाता है। ये जो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट थे, इन्होंने जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने जो है तो जीवों और पर्यावरण यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उन सभी के बीच में इन्होंने क्या किया, संबंधों का अध्ययन किया कि ये आपस में एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया कैसे करते हैं, ठीक है। तो जीवों और पर्यावरण के बीच जो है तो इन्होंने संबंध जो थे उनका इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। संबंधों का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। जीवों और पर्यावरण के बीच जो संबंध थे उन संबंधों का अध्ययन किया था और ऐसा करने वाले यह पहले व्यक्ति थे। और मानव पारिस्थितिकी जो है तो मानव पारिस्थितिकी को किसने लिखा था, तो आमोस हॉले ने। कौन लिखा था, आमोस हॉले ने लिखा था। कौन सा, आमोस हॉलो, ठीक है। कौन ने लिखा था, आमोस हॉलो ने, ठीक है। इन्होंने जो है तो मानव पारिस्थितिकी लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे जो है तो माना जाता है। तो भू आकृति जो विज्ञान है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसमें हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे फेसल हो गया, डेविस हो गया, पेंक हो गया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो अलेक्जेंडर वन पेसल है यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल हैं, ठीक है। इन्होंने भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में 18वीं सदी में, कौन सी सदी में, 18वीं सदी में, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। इस भू आकृति विज्ञान में भूमि की आकृतियों, पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, झीलों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका दूसरा नाम स्थलाकृति है। जो भू आकृति विज्ञान है इसको स्थलाकृति भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इसी को जो है तो भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भू आकृति विज्ञान कहते हैं इसी को। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है। और इन्हीं में जो है तो 4 भागों में बांटा गया है। किसे? जो ये भू आकृति विज्ञान है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय हो गया, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, क्योंकि हमने भू आकृति की बात की है तो भू आकृति में जो है तो भूमि की आकार को ही देखा जाएगा। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, तो इसमें हमें जो है तो ऑप्शन है जैसे वारिनियस है, टेलर है, कांट है और इनमें से जो है तो कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें जो है तो सही जवाब इसका हो जाएगा जो वारेनियस है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो रहा है, वारेनियस। ठीक है, वारेनियस इसका जो है तो सही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है तो कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, उन्होंने यह कहा था क्योंकि वे प्राचीन यूनानी मान्यताओं में विश्वास रखते थे। ठीक है, उनका मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी अन्य ग्रह जो हैं, तारे वगैरह, ये सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वारेनियस के इस कथन को भूगोल के शास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता था। ठीक है, वहीं अगर हम आगे बात करें पृथ्वी का अध्ययन करने वाले जो है तो वैज्ञानिक को क्या कहेंगे? तो पृथ्वी का जो अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक होगा उसे हम भूवैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहेंगे? भूवैज्ञानिक कहेंगे पृथ्वी का अध्ययन करने वाला। ठीक है, जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल में जो है तो क्या कहा जाता है, ये चीज अगर देखें तो पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल में भूविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूविज्ञान। ठीक है, भूविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष यानी सामने जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? इसमें से हमें ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो कोपरनिकस है, ठीक है, इसमें जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। सौरमंडल के बारे में विश्व के सामने जानकारी जो है तो प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? कोपरनिकस को जाता है। ठीक है, क्योंकि निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना था। नहीं तो सभी लोग पृथ्वी को जो है तो केंद्र से बाहर नहीं, पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना। ठीक है, यानी हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। इसके पहले पूरा यूरोप अरस्तु की विचारधाराओं पर विश्वास किया करता था, जिसमें पूरी ब्रह्मांड का केंद्र थी, जिसमें जो है तो अरस्तु ने ऐसा जो है तो विचार किया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूर्य, तारे और दूसरे पिंड उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं इसमें देख लेते हैं। जो ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और ये सभी। ठीक है, तो इनमें जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ग्रह। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ग्रह लगाते हैं। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड एक ऐसे पिंड होते हैं जो बृहद समुदाय जैसे तारा मंडल, गैलेक्सी, स्टार क्लस्टर, ठीक है, ये सब जो है तो क्या है? खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे गैलेक्सी क्लस्टर भी कहते हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल में जो है तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं।
ठीक है, बुध हो गया, बुध 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 हो गया, शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे यूरेनस और इसे नेपच्यून भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह हो गए। और एक और था, 9वां ग्रह जो था वो था प्लूटो, जिसको जो है तो सौर मंडल की जो कक्षा थी वहाँ से उसको निकाल दिया गया, इसलिए क्योंकि वह बहुत ही धीमी गति से जो है तो क्या कर रहा था, घूम रहा था, इसकी कारण उसको जो है तो निकाल दिया गया है। ठीक है, इनमें से जो हमारा बुध, ठीक है, इनमें से जो हमारा बुध है, शुक्र है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये जो है तो आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, और जो बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण, ये बाहरी ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं, बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, और ग्रहों को जो है तो मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, बड़े घनत्व वाले और छोटे घनत्व वाले। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है तो भूतल, भूगोल, भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है जैसे वारेनियस हो गया, टेलर हो गए, कांट हो गए, कार्ल रिटर हो गए। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों यहाँ पे जो है तो हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है तो ये अलग से ऑप्शन है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा इरेटोस्थनीज ने कहा था। किसने कहा था, इरेटोस्थनीज ने कहा था। ठीक है, इरेटोस्थनीज सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी थे। यह जो है तो यूनान के प्राचीन व्यक्ति थे। इन्होंने भूगोल को धरातल पर एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी थी। इनके बाद हीरोडोटस और रोमन विद्वान स्ट्रोबो, क्लॉडियस, टॉलेमी ने जो है तो भूगोल को सुनिश्चित रूप से प्रदान किया। भूगोल पृथ्वी से विशिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। जियोग्राफिया शब्द सब पहला रिकॉर्ड का उपयोग इरेटोस्थनीज ने पुस्तक के शीर्षक के रूप में कब किया था, 276 से 194 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में मैं खगोलीय पिंडों की अवधारणाओं को अधिक व्यापक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने कब किया था इसका प्रयोग, तो 276 से 194 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ठीक है, सौर मंडल में जो है तो कुल कितने ग्रह हैं, इनमें से ऑप्शन है 12, 8, 9, 12, 10, 9 और 8। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, और ये जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है, इन सभी का जो मुखिया है वो कौन है, वो सूर्य है। ठीक है, ये सभी ग्रह जो है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक जैसे ये सूर्य है और इसी के समान एक और जो है तो विशाल तारा सूर्य के समीप आया, जिसके कारण सूर्य से एक सिगार के आकार का इस तरीके का जो है तो कोई एक वस्तु निकली, और वह निकल करके जब ये वाला तारा जो विशाल तारा था, यह तारा जब यहाँ आ गया, दूर आ गया,
तो ऐसी स्थिति में यह क्या किया, यह इसी पृथ्वी मतलब सूर्य के चारों ओर जो है तो वह क्या करने लगा, चक्कर लगाने लगा। ठीक है, चक्कर लगाते लगाते यह ठंडा हुआ, ठंडा होकर ये बीच से टूट गया और टूटने के बाद कई भागों में बिखर गया और इस तरह से जो है तो ग्रहों का निर्माण हुआ और उसमें से हमारी एक ग्रह जो है तो पृथ्वी भी है। ठीक है, उन्हीं में से हमारी एक ग्रह पृथ्वी भी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो ग्रहों का निर्माण हुआ था, इसीलिए ग्रह 8 हैं। और भी ग्रह हैं, वो भी ग्रहों का भी अभी तक टूटना जारी है। ग्रह टूटेंगे तो जो है तो उपग्रह बनेंगे और उपग्रह टूटेंगे तो क्षुद्र ग्रह बनेंगे। ठीक है, तो ग्रह की अगर हम बात करें तो वही हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह भी कह सकते हो। और 4 और हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और नेपच्यून। ठीक है, शनि, अरुण, वरुण, अरुण को और वरुण को, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून भी कह सकते हो आप। ठीक है, भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में 9 ग्रह गिने जाते हैं। सूर्य भी जो है तो गिन लिया जाता है। ठीक है, मतलब जो है तो ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में, किसमें, ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में जो है तो 9 ग्रह गिने गए हैं, ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में। ठीक है, 9 ग्रह, जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य, ठीक है, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, बुध, शुक्र, मंगल, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, ठीक है, राहु और केतु। राहु, केतु, ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। ठीक है, ये सब जो है तो क्या है, पौराणिक और ज्योतिष कथाओं में 9 ग्रह हैं। ठीक है, और पूरे ग्रह कितने हैं, 50 सेक्सटिलियन, 50 सेक्सटिलियन, 50 सेक्सटिलियन हैं पूरे जो ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं पूरे ब्रह्मांड में, 50 सेक्सटिलियन ग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। इसमें से ऑप्शन है पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। ठीक है, तो ये उपग्रह है, सी नंबर ऑप्शन ये सही हो जा रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। सूर्य के अगर चारों ओर कोई भी पिंड घूम रहा है उसको क्या बोलेंगे, ग्रह कहेंगे। लेकिन किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को, ठीक है, कोई ग्रह है, ग्रह के चारों ओर जो घूमने वाले पिंड हैं उसे क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं और उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है केपलर है, गैलीलियो है, न्यूटन है और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो कौन सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जोहान्स केपलर जो हैं, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है, जोहान्स केपलर। ठीक है, जोहान्स जो केपलर हैं वह एक जर्मनी खगोल शास्त्री थे। ठीक है, खगोल शास्त्र का मतलब होता है ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड जिसमें स्थल, जल, वायु सबका अध्ययन हो, वही होता है खगोलीय ज्ञान। ठीक है, तो यह एक खगोल शास्त्री थे, कहाँ के, जर्मनी के थे। इन्होंने 16वीं शताब्दी के डेनिश खगोल शास्त्री टाइको ब्राहो की टिप्पणियों के विश्लेषण ने उन्हें वर्ष 1609 में
अपने पहले दो कानून और लगभग एक दशक बाद 1618 में तीसरे कानून की घोषणा करने में सक्षम हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ठीक है, अर्धरात्रि को जो है तो नॉर्वे में सूर्य दिखाई देता है कब, किस तारीख को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जैसे 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई और 21 मार्च। ठीक है, तो कब। ठीक है, तो इसमें जो 21 जून को जो है, ठीक है, कब, इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है 21 जून को जो है तो नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य जो है तो दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री होता है। कितने होता है, 90 डिग्री। कहाँ पे, कर्क रेखा का। कर्क रेखा यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये वाली कर्क रेखा है, ये वाली मकर रेखा है। दोस्तों क्या है कि जो ये कर्क रेखा है इसके यह रेखा जो है तो एक ऐसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसका मान है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह रेखा जो है तो हमारे पृथ्वी को क्या की है कि दो बराबर भागों में बांट दी है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दी है। ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। ठीक है, तो इसी जो ये विषुवत रेखा है, विषुव रेखा, ठीक है, ये विषुव रेखा के जो है तो उत्तर में 13.5 डिग्री पर खींची जाने वाली जो रेखा है, ठीक है, वह कर्क रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे जो है तो भारत है, यहाँ पे भारत है। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो जो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के जो है तो 13.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो है तो कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है, मकर रेखा है, मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो 21 जून को जो है तो मध्य रात्रि में सूर्य चमकता है नॉर्वे में। ठीक है, इसलिए क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री पर होता है इस दिन। ठीक है, 21 जून व 22 सितंबर ऐसी दो तिथियां हैं। कब, कौन कौन सी जो दो तिथियां हैं, 21 जून और 22 सितंबर। कौन कौन से, 21 जून व दिसंबर होगा। ठीक है, कितना, दिसंबर, 22 दिसंबर। ठीक है, तो 21 जून व 22 दिसंबर दो ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश वृत्त जो होता है पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण पृथ्वी के सभी स्थानों को समान भागों में नहीं बांट पाता है अपना प्रकाश। इसीलिए दिन और रात की अवधि में अंतर आता है और उत्तरी गोलार्ध में मध्य रात्रि में अर्थात 12 बजे सूर्य दिखाई देता है और देने की जो घटना है उसका संबंध 21 जून वाली स्थिति से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल की जो खोज है उसको किसने की है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है कोपरनिकस, आर्यभट्ट और कार्ल रिटर तथा केपलर। ठीक है, तो किसने की है, तो सौर मंडल की जो खोज है उसको निकोलस कोपरनिकस ने की है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। सौर मंडल की खोज किसने की है, जो है तो निकोलस कोपरनिकस ने। सबसे पहले जो है तो कब की थी, तो ये 1543 ईस्वी में। कब की थी, 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने जो है तो सौर मंडल की खोज की थी। उनके द्वारा जो है तो बताया गया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह जो है तो इसकी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सौर मंडल जो है तो ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सहित सभी जो है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, कोपरनिकस ने 17वीं सदी में गैलीलियो और योहान केपलर अपने प्रयासों का पता लगाया कि कि जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी। ठीक है, साथ ही इसी दौरान जो है तो दूरबीन का आविष्कार हुआ था। उसके बाद आप चंद्रमाओं की खोज होने लगी। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है जैसे पृथ्वी है, शुक्र है, शनि है, सूर्य है। ठीक है, तो इसमें जो है तो सूर्य जो है ये सौर मंडल का जन्मदाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, है ना, तो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रहों का जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सूर्य का होना जरूरी है। और यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी पर समस्त जो है तो ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। ठीक है, तो सौरमंडल का जन्मदाता इसीलिए इसे कहा जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। क्या है? पिंड है, सबसे बड़ा पिंड है सूर्य। ठीक है, और उसका जो व्यास है वो कितना है? उसका जो व्यास की अगर हम बात करें, सूर्य के व्यास की अगर हम बात करें तो वो व्यास कितना है? तो 13,90,000 किलोमीटर। 13,90,000 13,90,000 किलोमीटर ये इसका व्यास है। किसका? सूर्य का। ठीक है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना है। कितना है? 109 गुना पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी से 109 गुना, 109 गुना है। ठीक है, और सौरमंडल की अगर खोजकर्ता की बात करें तो ये सौरमंडल की जो खोज है उसको किसने की थी? तो सौरमंडल की जो खोज है वो विलियम हर्शल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शल। ठीक है, विलियम हर्शल ने की थी। विलियम हर्शल ने की थी। ठीक है, 1819 में, 13 मार्च 1819 में। ठीक है, अगर हम सौरमंडल के जनक के रूप में जो है तो बात करें कि किसे जाना जाता है, तो निकोलस कॉपरनिकस को ही सौरमंडल के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपनी कक्ष में, ठीक है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? ठीक है, जो अधिकतम दूरी है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है पेरिजी, अपसौर, उपसौर और अपोजी। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है? तो इसका जो अपसौर है, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंडों से सूर्य की अधिकतम दूरी को जो है तो अपसौर कहते हैं तथा न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। ठीक है, अगर अधिकतम दूरी हुई तो इसको जो है तो क्या कहेंगे? इसको जो है तो अपसौर कहेंगे। अपसौर। ठीक है, अपसौर कहेंगे इसे, अपसौर। और जैसे ये वाली जो है छोटी लाइन है तो इसको उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। उपसौर। ये बड़ी लाइन है तो इसको अपसौर, ये छोटी लाइन है तो उपसौर, क्योंकि यही कहते हैं कि किसी भी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड से सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होती है तो अपसौर कहलाता है, और जब जो है तो पास होती है तो क्या कहलाता है? उपसौर। ठीक है, जब पास होती है तो उपसौर, दूर होती है तो अपसौर। ठीक है, और ये 4 जुलाई को जो है तो क्या होती है? 4 जुलाई को जो है तो पृथ्वी जो है तो 4 जुलाई को सूर्य से दूर होती है। ठीक है, और जब दूर होगी तो क्या बोलेंगे उसको? दूर होने को जो है, जब दूर होगी, अधिकतम दूर होगी तो क्या कहलाएगा? वो अपसौर कहलाएगा। ठीक है, दूर होगी तो अपसौर कहलाएगा, और पास होगी तो क्या कहलाएगा? उपसौर। ठीक है, तो जो है तो 4 जुलाई को जो है तो होती है क्या? अपसौर। ठीक है, ये 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को, 4 जुलाई, हर वर्ष के 4 जुलाई को जो है तो जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य से दूर होती है, सबसे दूर होती है। ठीक है, और जो पास कब होती है? 3 जुलाई को। ठीक है, 3 जुलाई को
ठीक है। और पृथ्वी से सूर्य की अगर हम दूरी की बात करें तो कितनी है, 1521 15.21 करोड़ किलोमीटर 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर है। कौन? जो हमारी पृथ्वी है और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है जैसे कि उपसौर है, अपोजी है, अपसौर है और पेरिजी है। ठीक है, तो अपोजी जो है तो दूर के लिए, जो ये अपसौर है ये दूर के लिए प्रयोग होता है, और जो ये उपसौर है ये पास के लिए। जब पृथ्वी और जो है तो पृथ्वी और सूर्य पास में होंगे तब इसका प्रयोग किया जाएगा, और जब पृथ्वी और जो है तो सूर्य दूर होंगे तो फिर अपसौर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो न्यूनतम यानी कम से कम दूरी को जो है तो क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो है तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। इसमें से ऑप्शन है 97, 81, 95 और 89। ठीक है, तो कितने तारामंडल हैं, तो इनमें जो है तो जो ये जो है तो 89 है। ठीक है, ये जो है तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, 88 या 89 है तो 89 ही सही, इसमें 88 ऑप्शन नहीं है, 89 दिया है तो 89 ही होगा। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89 तारामंडल हैं, 89। ठीक है, और इनके जो है तो अगर हम बात करें कि कितने तारामंडल हैं भारत में कुल, तो भारत में कुल तारामंडल हमने बताया है कि तारामंडल की जो संख्या है, खगोल शास्त्री औपचारिक रूप से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में संपूर्ण आकाश में जो तारामंडल हैं वो 88। ठीक है, 88 हैं। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो बिरला तारामंडल। कौन सा? बिरला। ठीक है, बिरला। बिरला तारामंडल। ठीक है, बिरला तारामंडल ये जो है तो दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है। पार्थिव ग्रह हमने बताया ही था, ऑप्शन है 5, 8, 4 और 7। तो पार्थिव ग्रह जो है तो 4 है। कौन कौन से? हमने बताया था कि शुक्र बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो है तो क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब के सब जो है तो पार्थिव ग्रह हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं। ठीक है, और जो है तो इसके बाद अगर हम बात करें कि सूर्य के जो है तो उपग्रहों की संख्या की अगर हम बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु, उल्का व अन्य आकाशीय पिंड के जो समूह हैं उसे ही हम जो है तो क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। उसे ही जो है तो हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, किसको सौर मंडल बोलेंगे, जिसमें जो है तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु, उल्का, आकाशीय पिंड, ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं और यही जो है तो सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, हमारे मंडल में 185 प्राकृतिक उपग्रह हैं। कितने? 185 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, प्राकृतिक हैं। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह 100 कितने 85 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, उपग्रह हैं 185 उपग्रह। ठीक है,
और ये पार्थिव ग्रह इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। ये पार्थिव ग्रह इसलिए कहे जाते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, क्योंकि यह पृथ्वी के समान होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, उसी प्रकार से ये वाले ग्रह भी जो है तो सूर्य पर आश्रित हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है। ठीक है, तो उल्का है, अभिनव तारा है, धूमकेतु है और ये सभी हैं। ठीक है, तो क्या कहलाती हैं, इसमें जो अभिनव तारा है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अभिनव तारा। ठीक है, ये अभिनव तारा जो है तो इसका सही नंबर ऑप्शन है। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। किसी तारे के भयंकर विस्फोट को ही अभिनव तारा कहते हैं। महानोवा नोवा से जो है तो अधिक बड़ा धमाका होता है और इससे निकला प्रकाश और विकिरण इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए अपने आगे पूरी आकाशगंगा भी धुंधला कर देता है। क्या कर देता है, धुंधला कर देता है इस तरीके से पूरा। ठीक है, क्योंकि जब ये विस्फोट होता है तो इस तरीके से जो पूरा आकाश गंगा है उसको पूरा का पूरा जो है तो धुंधला कर देता है। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद धुंधला हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड का विस्फोट कैसे हुआ है अगर इसकी बात करें तो बिग बैंग के 13.8 अरब साल पहले। कितना, 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 8 अरब वर्ष पहले, 8 अरब वर्ष पहले। ठीक है, 8 अरब वर्ष पहले की मान्यता है कि एक ऐसा समय था ब्रह्मांड एक छोटे घने आग के गोले के रूप में शुरू हुआ था जो फट गया। अधिकांश खगोल शास्त्री बिग बैंग सिद्धांत का उपयोग करके यह समझने के लिए करते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन सबसे पहले इस विस्फोट का कारण क्या था यह अभी भी जो है तो रहस्य का विषय बना है। इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से एक तारा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यह एक तारा है। सूर्य भी जो है तो क्या है, एक तारा है सूर्य। ठीक है, इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा इसलिए कहा गया क्योंकि यह है धरती के सबसे पास है। ठीक है, यह जो है धरती के सबसे पास है और अन्य तारों की तुलना में हजारों लाखों गुना बड़ा दिखलाई देता है क्योंकि यह हमारे बहुत ही करीब है। ठीक है, इसलिए जो है तो सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। 3 से 8 मिनट, 8 से 3 मिनट, 7 से 4 मिनट, 9 से 3 मिनट। ठीक है, तो कितना समय लेता है जो है तो यह धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 3 सेकंड का। ठीक है, 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, इसलिए इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर जो है तो क्या है, दूर है, दूर। ठीक है, जो सूर्य है वह पृथ्वी से दूर है। कितना, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, प्रकाश लगभग जो है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से, 3 लाख जो है तो किलोमीटर पर सेकंड की गति से जो है तो आता है। ठीक है, और इस गति पर भी सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लग ही जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, नाभिकीय संलयन से, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का छोटा नाभिक हीलियम परमाणु में फ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है तो सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है इसमें देखते हैं कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। तो सूर्य से सबसे दूर जो दूर है वो है जो है तो इसमें कह सकते हैं हम प्लूटो। ठीक है, प्लूटो, जिसको जो है
तो ग्रहों की कक्षा से हटा दिया गया है। ठीक है, ग्रहों की कक्षा से इसे हटा दिया गया है, इसलिए जो है तो सबसे दूर का ग्रह यही है, प्लूटो। ठीक है, अगर सूर्य के ग्रहों की दूरी का क्रम देखें तो नजदीकी ग्रह से दूर जाते हुए जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और आखिर में जो है तो आता है कौन सा, प्लूटो। या अगर प्लूटो को नहीं मान रहे हैं आप तो एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होता तो यहाँ पे हो जाता वरुण। क्या, वरुण। वरुण को मान लो, या चाहे तो नेपच्यून भी होता है, यूरेनस, सॉरी यूरेनस, यूरेनस। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, प्लूटो के, क्योंकि प्लूटो इनसे भी दूर है। अब ये दिए नहीं गए हैं इसलिए प्लूटो दिया हुआ है। ठीक है, तो इस ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने कब की थी, 1846 में की थी। 1846 ईस्वी में किसने की थी, जर्मन जोहान गाले ने। किसने, जर्मन जर्मन जोहान जर्मन जोहान गाले। ठीक है, जर्मन जोहान गाले ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के अगर हम निकट की बात करें, इसमें ऑप्शन है जैसे मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति। ठीक है, तो सूर्य के निकट यानी कि पास है, तो सबसे पास में जो है तो हमारा बुध है। यह सूर्य की जो परिक्रमा है, यह जो है तो सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में ही पूरी कर लेता है। इतना पास में है कि 88 दिन में ही पूरी कर लेता है, जबकि अगर पृथ्वी की बात करें तो वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, 46 सेकंड का समय लेती है। कौन, पृथ्वी, सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जबकि जो बुध है वो केवल 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है। और सबसे जो अगर हम सूर्य से सबसे दूरी की अगर हम बात करें तो सबसे दूरी जो है तो नेपच्यून है। कौन है, नेपच्यून। नेपच्यून है सूर्य से जो है तो सबसे दूर। ठीक है, जिसको वरुण कहते हैं, जिसको वरुण भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे दूर है और सबसे पास बुध है। ठीक है, और पृथ्वी प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सूर्य के जो है तो अत्यंत पास में आती है। कब आती है, 3 जनवरी को। हर वर्ष की 3 जनवरी को जो है जनवरी 3 जनवरी को सूर्य के नज़दीक आती है। हर 3 जनवरी को, हर वर्ष की जो 3 जनवरी आती है उनमें जो पृथ्वी है वो सूर्य के पास आती है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष लगभग 4 जुलाई को सूर्य से दूर हो जाती है। ठीक है, 3 जनवरी को पास आती है और 4 जुलाई को जो है तो क्या हो जाती है, दूरी पर होती है। ठीक है, कब दूरी होती है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है तो क्या होती है, दूर होती है, जबकि 3 जनवरी को क्या होती है, पास होती है पृथ्वी सूर्य के। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ठीक है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, हमारे ऑप्शन है जैसे मंगल है, शनि है, बुध है और बृहस्पति है। ठीक है, तो इसमें जो ये बुध ग्रह है ये सूर्य के एकदम नज़दीक है, बुध ग्रह। ठीक है, 88 दिन में चक्कर भी लगा लेता है सूर्य का। ठीक है, तो इसका यही वाला ऑप्शन सही हो जाता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं, तो बुध ग्रह में है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश अवरुद्ध नहीं होता, मतलब जो नहीं रुकता है, वह चंद्रमा से परिवर्तित होकर चमकदार दिखाई देने लगता है। तो इसी छाया और उजाले भाग को चंद्रमा की कला कहते हैं। क्या कहते हैं, कला कहते हैं। ठीक है, किसको, छाया और उजाले को, छाया और उजाले को। ठीक है, छाया और उजाले को कला कहते हैं। उजाले को, किसके छाया और उजाले को कहते हैं, किसके छाया और उजाले को कहते हैं कला, तो चंद्रमा की। ठीक है,
चंद्रमा से परिवर्तित होकर चमकदार दिखता है। जो सूरज का प्रकाश होता है वो चंद्रमा से परिवर्तित होकर चमकदार दिखाई देता है और इसी छाया और उजाले भाग को चंद्रमा की कला कहते हैं। यह सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमण गति के कारण होता है। अगर जो है तो सूरज, चंद्रमा और जो है तो जो चंद्रमा है, ठीक है, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी और चंद्रमा अगर सूर्य का चक्कर ना लगाए ना तो यह स्थिति बनेगी ही नहीं, ठीक है। और सूर्य और चंद्रमा ये दोनों, पृथ्वी और जो चंद्रमा है ना, ये दोनों जो है तो पहले एक थे, ठीक है। ये पहले जो है तो दोनों एक थे और दोनों एक थे। यहाँ पे जो है तो पृथ्वी मान लेते हैं इसको और इसको जो है तो चंद्रमा मान लेते हैं। ये दोनों एक थे, लेकिन क्या था कि ये सूर्य का चारों ओर क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाने के कारण क्या हुआ, टूट गई, क्योंकि यहाँ से कमज़ोर थी। क्योंकि जो है तो उत्तरी और दक्षिणी वाला जो गोलार्ध था वो ज़्यादा मोटा था और बीच वाला पतला था, इसीलिए ये बीच से टूट गई घूमते घूमते, ठीक है। और जितने भी ये सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं वो सभी जो है तो कहीं ना कहीं टूटते हैं और टूटेंगे, ठीक है। मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। पृथ्वी भी टूटेगी क्योंकि वह भी घूम रही है। ऐसी स्थिति आएगी कि वह भी जो है तो एक बार नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।